डायर, आपने जलियांवाला बाग में भीड़ को हटाने के लिए वार्निंग कैसे दी? आपने टीयर गैस फेंकी वहां? नहीं। डिड यू फायर शॉट्स इन द एयर? नहीं। तो आपने बिना वार्निंग दिए भीड़ पे गोलियां चला दी। वो भीड़ नहीं थी, they were terrorists। बट दे वर स्टिल ह्यूमंस। उनके हाथ में हथियार थे। 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? उनके कड़े या फिर बंद मुट्ठी? दोस्तों, आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक ऐसी फिल्म है जो इतिहास के उस हिस्से को दिखाती है जो अक्सर किताबों में नहीं मिलता। यह सिर्फ एक नरसंहार की कहानी नहीं है, बल्कि एक इंसान की हिम्मत और सच्चाई के लिए लड़ी गई कानूनी लड़ाई है। इस फिल्म का नाम है केसरी चैप्टर 2। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने सी शंकरन नायर के किरदार को बहुत ही दमदार तरीके से निभाया है। कोर्ट रूम के सीन, भावनात्मक दृश्य और संवाद दर्शकों को अंदर तक झकझोरते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस फिल्म की मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, उससे पहले हमारी आपसे एक गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिल्म की शुरुआत साल 1919 के दौर से होती है। भारत पर अंग्रेजों का राज था और हर तरफ डर, अन्याय और शोषण का माहौल था। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया था, जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना कोई वजह बताए गिरफ्तार किया जा सकता था। इस कानून के खिलाफ देश भर में विरोध शुरू हो गया था। इसी दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी सच्ची घटना को लेकर बनी है फिल्म केसरी चैप्टर 2, जिसमें बताया गया है कि कैसे एक भारतीय वकील ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अकेले न्याय की लड़ाई लड़ी है। फिल्म की शुरुआत 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन से होती है। अमृतसर के जलियांवाले बाग में हजारों लोग शांतिपूर्वक इकट्ठा हुए थे। वे रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे और अपने अधिकारों की बात कर रहे थे। लेकिन तभी ब्रिटिश अफसर जनरल डायर वहां अपनी फौज के साथ पहुंचता है और बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दे देता है। बाग चारों तरफ से बंद था, लोग भाग नहीं पाते। मिनटों में वहां लाशों का ढेर लग जाता था। बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, कोई भी नहीं बचता। यह घटना इतनी भयानक थी कि जिसने भी सुना उसका दिल कांप उठा। ब्रिटिश सरकार इसे छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन इस सच्चाई को सामने लाने के लिए एक शख्स सामने आता है जिसका नाम है सी शंकरन नायर। जी हाँ, सी शंकरन नायर यानी इस फिल्म में अक्षय कुमार उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार की काउंसिल में एक वरिष्ठ सदस्य थे। वह एक समझदार, पढ़े लिखे और देशभक्त वकील थे। सरकार उन्हें जलियांवाला बाग की जांच की जिम्मेदारी देती है, उम्मीद करते हुए कि नायर उनके पक्ष में रिपोर्ट देंगे। लेकिन जब नायर वहाँ की असलियत देखते हैं तो उन्हें बहुत ही गहरा झटका लगता है। उन्हें पता चलता है कि जनरल डायर ने जानबूझकर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थीं। नायर समझ जाते हैं कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक योजनाबद्ध तरीके से हत्या की गई थी। यह उनके आत्मसम्मान और इंसाफ की भावना को झकझोर देती है। सच सामने आने के बाद नायर ब्रिटिश सरकार से इस्तीफा दे देते हैं और तय करते हैं कि अब वे इस हत्याकांड के खिलाफ खुलकर लड़ाई लड़ेंगे। वे भारत से लंदन जाते हैं और वहीं ब्रिटिश सरकार और जनरल डायर के खिलाफ मुकदमा दायर करते हैं। यह बहुत ही साहसी कदम था, क्योंकि उस समय कोई भी भारतीय इस तरह खुलेआम ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। इस लड़ाई में नायर को अकेले नहीं लड़ना पड़ता, उनके साथ जुड़ती है दो अहम किरदार। एक है दिलजीत गिल यानी अनन्या पांडे, एक युवा और निडर लॉ स्टूडेंट जो नायर की सोच और उनके साहस से प्रभावित होकर के उनका साथ देती है। और दूसरे हैं परगत सिंह, एक देशभक्त क्रांतिकारी जो अपने स्तर पर जनता को जागरूक करता है और नायर को गवाहों और सबूतों तक पहुंचने में मदद करता है। इसके अलावा नायर की पत्नी पार्वती यानी रेजिना कैसेंड्रा भी उनकी मनोबल बनाए रखती है, जो हर कदम पर उनका साथ देती है। अब कहानी का सबसे दमदार हिस्सा शुरू होता है कोर्ट रूम ड्रामा से। ब्रिटिश सरकार की ओर से मशहूर वकील नेविल मैकनेले यानी आर माधवन नायर के खिलाफ खड़ा होता है। वो एक चालाक और अनुभवी वकील होता है जो नायर को हर हाल में हराना चाहता है। कोर्ट में नायर जनरल डायर की नीयत, उसके आदेश और घटना के तथ्यों को सामने रखते हैं। वे बताते हैं कि किस तरह से यह एक सोची समझी साजिश थी। वो ये भी उजागर करते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने प्रेस पर पाबंदी लगाकर इस खबर को दबाने की कोशिश की। मैकनीले नायर को नीचा दिखाने की हर कोशिश करता है। वो उनके पुराने मामलों को उठाता है और उन पर व्यक्तिगत आरोप भी लगाता है, लेकिन नायर बिना डरे जवाब देते हैं
उनके तर्क, सबूत और गवाह इतने मजबूत होते हैं कि कोर्ट की राय बदलने लगती है। फिल्म में एक बेहद मार्मिक सीन तब आता है जब एक छोटी बच्ची कोर्ट रूम में गवाही देती है। वह बताती है कि कैसे उसके परिवार को बाग में गोली मार दी गई थी। उसकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन उसकी आवाज में हिम्मत। यह दृश्य कोर्ट को भी भावुक कर देती है। नायर उस वक्त कहते हैं, न्याय की कुर्सी सिर्फ कानून से नहीं, इंसानियत से चलती है। मुकदमे के दौरान कई ब्रिटिश पत्रकार भी नायर के विचारों से प्रभावित होते हैं। वे खबर छापने लगते हैं जिससे आम जनता को सच्चाई का पता चलता है। धीरे धीरे ब्रिटेन के लोग भी सरकार पर सवाल उठाने लगते हैं। इससे सरकार पर दबाव बनने लगता है। महीनों की लड़ाई के बाद कोर्ट जनरल डायर को इस कृत्य के लिए जिम्मेदार मानता है। हालांकि डायर को पूरी सजा नहीं मिलती, लेकिन यह फैसला ऐतिहासिक साबित होता है। ब्रिटिश सरकार की क्रूरता का चेहरा अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका होता है। मुकदमे के बाद नायर भारत लौटते हैं। वहाँ हजारों लोग उनका स्वागत करते हैं। वे अब केवल एक वकील नहीं बल्कि एक जन नायक बन चुके होते हैं। उनकी लड़ाई लोगों में जागरूकता, आत्मसम्मान और आजादी की भावना भर देती है। दोस्तों, फिल्म खत्म होती है एक प्रेरणादायक संवाद से। सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। जो न्याय के लिए लड़ता है, इतिहास उसे कभी नहीं भूलता। इस फिल्म से हमें सीख मिलती है कि चाहे सामने कितना भी बड़ा तानाशाह क्यों न हो, अगर हमारे पास सच है और हिम्मत है तो हम उसे हिला सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद।